सो भाई नमस्ते कोनिचिवा, कैसे हैं आप सब लोग। सो भाई आज है सैटरडे और देख रहे हो दिन के 4 बजे के आसपास हो रहे हैं। आप देख सकते हो क्या ब्यूटीफुल नज़ारा है। ये हमारा कोई कंपनी बन रही है आर्किटेक्ट की, देखो कितनी बड़ी बाबर है, 42 फ्लोर की है। और यहाँ पे देखो ऐसे काम चल रहा है, ऐसे काम चलता रहता है और ये सटा हुआ है बिल्कुल, तो काफ़ी आवाज़ भी आती है। तो आज मैंने सोचा कि एक बहुत अच्छे हमारे फ्रेंड हैं, वो मिले हैं हमें थ्रू इंस्टाग्राम, तो उनकी स्टोरी मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। वो अपने ड्रीम को चेस करने जापान आए हैं, तो हमने सोचा क्यों ना आज उनका एक अच्छा सा इंटरव्यू लेके और आप सब लोगों को उनकी मोटिवेशनल स्टोरी थोड़ा बताएं कि वो कैसे जापान में आए, क्या करते हैं, और बहुत हटके वो अभी पढ़ाई कर रहे हैं। सो भाई अब हम रेडी हो चुके हैं, मास्क पहन लिया, हेलमेट लगा लिया है और ये हमने ये सेट कर दिया। देखो मोबाइल इसके अंदर डाल दिया, वाटर प्रूफ है। और यहाँ पे आप कोई सी भी ऐप डाउनलोड कर लेना। कंटिन्यू। थोड़ा गॉगल लगा लेते हैं टशन में, थोड़ी साइकिल ये तो टशन दिखाने के लिए वो लगा दें, तो मैं तो काढ़ा लग रहा हूँ इसमें, भैंस के ये तो धुआं हो रहा है, दिख भी नहीं रहा। चलो इसको निकाल ही देते हैं, ये पता लगा रास्ते में किसी को ठोक दिया, लेने के देने पड़ गए तो बाद में बनेंगे, टशन बाद में दिखा देंगे। तो भाई हम यहाँ पे शोवाचो पहुँच चुके हैं और ये हमारे भाई हैं, हाय गाइस, मोहित भाई हैं हमारे, और अभी मुंबई से हैं भाई, और इनके बारे में अभी और चीज़ें पता करते हैं। चलो पहले हम यहाँ से ड्रिंक्स खरीदते हैं। देखो जी, दो हाँ भाई, कि ना भाई ने बोला कुछ पीते हैं, ये ले लिया, थैंक यू मेरे भाई। अब हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं और भाई हमारे देखो साथ में बैठ गए हैं। तो भाई अब थोड़ा अपने बारे में बताओ, मतलब कहाँ से हो। मेरा नाम मोहित है। हाँ, और बेसिकली इंडिया में मैं हूँ, सूरत गुजरात से। मतलब मेरे फादर इंडियन एयरफोर्स में थे, तो कई जगह घूमा, कई जगह स्कूल चेंज किए वगैरह वगैरह। मतलब पहले आपने इंडिया में जॉब करी है कैसे? हाँ, मैंने एक्चुअली इंडिया में होटल मैनेजमेंट किया हुआ है। उसके बाद जब मैं पास हुआ तो फिर मैंने बॉम्बे में ओबरॉयज़ ज्वाइन किया, फिर मैंने स्विच किया एज एन जापानीज़ रेस्टोरेंट में, जापानीज़ शेफ़ के साथ काम किया। देन आई चूज़ टू गो टू दिल्ली टू वर्क। देन आई थॉट कि और सीखने की ज़रूरत है, क्योंकि हम जब अपने काम को और यूट्यूब पे जापानीज़ लोगों के काम को कंपेयर करते हैं, तो ऐसा मुझे बहुत बड़ा गैप लगा, मतलब इन टर्म्स ऑफ स्किल और एवरीथिंग। वैसा था कि मतलब चाह तो थोड़ा सीखने की थी, बट यहाँ के लग रहा है कि बहुत सारी चीज़ें, मतलब हम बहुत पीछे थे। तो भाई बेसिकली ये बताओ कि आप इतने सारे मतलब होटल्स में, बड़े बड़े होटल्स में काम करते थे आप, तो उसके बाद आपको जापान आने का मतलब कैसे, कहाँ से मोटिवेशन आया, मतलब कि जापान? यार मेरा खुद का था एक्चुअली ना, मतलब हाँ। मैंने बहुत ट्राई किया लोगों से हेल्प सीख करने की। कोई हेल्प करने के लिए था नहीं उस पॉइंट पे ना, मतलब कोई इंडियन यहाँ तक आया नहीं है ना, तो आपको कोई गाइड नहीं कर पाएगा कि आप पहले ये स्टेप लो, पहले वो करो। तो मैंने नेट पे पढ़ना शुरू किया, बेसिकली वही एक बेसिक सोर्स है, मतलब सारी इन्फॉर्मेशन गेन करने का। तो मालूम ये पड़ रहा है मोटा मोटा कि आपको लैंग्वेज चाहिए। तो अब लैंग्वेज चाहिए, तो लैंग्वेज के लिए जो बेसिक क्राइटेरिया है वो उसे JLPT कहते हैं यहाँ पे। हाँ, है ना। तो जितने आप लेवल पास करोगे, जितना पढ़ोगे, आप लेवल बढ़ते जाओगे। अब वो रीज़न की वजह से फिर मैंने वहाँ इंडिया में जापानीज़ पढ़ना स्टार्ट किया। यहाँ से पढ़ेंगे तो एक होप है जापान जाने का, स्टेप 1 है बेसिकली ये। अच्छा। तो अब वो फर्स्ट स्टेप लिया, मतलब 6, 7, 8 महीना पढ़ा, JLPT N5 का एग्ज़ाम पास किया। फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं यहाँ के लैंग्वेज पढ़ूंगा। बेसिक फाउंडेशन है ना, मतलब आप उनकी बुक्स नहीं पढ़ पाओगे, आप उनकी चीज़ें समझ नहीं पाओगे। आइडिया लग गया था कि मतलब ना अगर कुछ होना है तो जापानीज़ एक बीच में बैरियर आएगा ही आएगा। अच्छा, होटल लाइन में कुछ करना है तो जापानी पहले आनी चाहिए। क्योंकि मेरा एम था कि मैं बहुत अच्छे रेस्टोरेंट में जाके काम करूं। मतलब मैं ये नहीं था कि यहाँ पे कोई याकिनिको या सुताया, ये तो कोई भी कर सकता है ना। हाँ, तो नहीं सही कह रहे हो, तो भाई तो वो भी करते हैं। हाँ, वो बड़ी डील नहीं थी, पहले से फोकस था। मैंने पहले ढूंढ रखा था कि मुझे जाना कहाँ है। वहाँ जाने के लिए फिर बहुत सारे हर्डल्स हैं, मतलब ना वहाँ पे जापानीज़ लोग भी बहुत मुश्किल से पहुँच पाते हैं, तो हम तो फिर भी इंडिया से चले। तो आपसे जैसे मैंने आपसे बात करी, तो आप आए भी बहुत इनाका वाली जगह में, जो मतलब थोड़ा जिसको एक तरीके का गांव कह लो। तो कौन सी जगह थी, आप थोड़ा बताओ। वो सदर्न आइलैंड है, उसका नाम है शिकोकू में 4 केन है, उसमें से एक केन है कागावा। कागावा केन में सबसे बड़ा सिटी जो है वो है तकामात्सु। सो जो लोग बोलते हैं कि गांव में जाके कोई फ़ायदा नहीं होता वगैरह की जो बोलते हैं, बट कई हद तक काफ़ी हद तक ठीक है। बट जैसे भाई मैंने पहला केस देखा कि भाई तकामात्सु में पढ़ाई करे, मैंने कभी किसी से मिला नहीं कि कोई ऐसे विलेज वगैरह में पढ़ाई कर सकता है। तो आप भी देख सकते हो कि आप लोग भी ऐसी जगह एडमिशन ले सकते हो। सो भाई आप एक चीज़ आपसे पूछें, तो उसकी फ़ीस कितनी थी?
मतलब जैसे हमारी 70 मान होती है, वहाँ थोड़ी कम थी। वहाँ 60 मान थी यार। अच्छा 60 मान थी, 1 साल की। 1 साल की 60 मान थी। सो भाई 1 साल की 60 मान मतलब 6 लाख येन, और 6 लाख येन का मतलब हो गया 4,20,000। 4,20,000 1 साल की फ़ीस। अब सोचो मतलब बाकी सारे मैं देखता हूँ लैंग्वेजेस में ज़्यादातर 75 मान के करीब है ना, 70-75 मान के करीब है, तो 10-15 मान का फ़र्क है। सो भाई आप एक चीज़ बताओ कि वहाँ पे आप पढ़ाई कर रहे थे, तो वहाँ पे क्या पार्ट टाइम की आपको दिक्कत आई कभी? एक्चुअली हम जब वहाँ पहुँचे ना, तो मतलब वहाँ पे कुछ इंडियंस पहले से थे, मतलब हम पहुँचे तो हमारी उनसे मुलाकात हुई, तो उन्होंने थोड़ी हेल्प की। तो हम पहुँचे वहाँ पे तो कोम्बिनी से स्टार्ट किया, कन्वीनियंस स्टोर से स्टार्ट किया, 7-Eleven वगैरह। हाँ, मैं लॉसन में था। अच्छा लॉसन। तो अच्छा मतलब वहाँ पे आपको पार्ट टाइम की कोई दिक्कत नहीं आई? हाँ, स्टार्ट वैसे था, फिर ढूंढते गए, जैसे जैसे सीखते गए वैसे ढूंढते गए। सो मतलब आपने वही फीस वगैरह अपनी सारी उसी से पे की? हाँ, मतलब पार्ट टाइम करके पे करी। और उसमें आपने कुछ बचा भी लेते थे मतलब? बच जाता था, बच जाता था तो वही वापस इंडिया भेज देते थे या फिर कुछ खरीद लेते थे, है ना। तो भाई कितना बचा लेते थे महीने का? 15,000 18,000 ऐसा तो इंडिया के हिसाब से? मतलब हाँ, इंडिया के हिसाब से पकड़ लो यार, उतना तो बच जाता था। अच्छा इंडिया मतलब भाई इंडिया के हिसाब से फीस देने के बाद, खाना पीना रेंट वेंट देने के बाद 18,000 रुपये बचा लेते थे, यानी कि 25,000 येन के आसपास। सो भाई एक चीज़ और मेरे को पूछनी है कि आप जैसे अपना ड्रीम को चेज़ करने के लिए इतनी बड़ी नौकरी छोड़ के आए, रिस्क लेके आए, तो जो लोग आपको देख रहे हैं तो आप उनको क्या एडवाइस करोगे कि जैसे लोग बोलते हैं कि बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूजन है कि हम क्या पढ़ाई करें कि हमारी जॉब लग जाए। ओके। तो मतलब और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो जॉब करना चाहते हैं बट वो स्विच करना चाहते हैं, इंडिया से कहीं जापान जाना चाहते हैं, जिनसे ड्रीम होता है किसी को ज़्यादा पैसा कमाना होता है, तो क्या उनको सजेस्ट करोगे कि ये जापान उनके एक्सपेक्टेशन में खड़ा होगा कि नहीं खड़ा होगा? यार जापान जैसे इंडिया कंट्री वैसे जापान कंट्री है, ठीक है। यहाँ पे सारी फील्ड्स हैं। अगर आप एक इंडिविजुअल हो और अब यहाँ पे काम करना स्टार्ट करते हो, तो मैंने ऑब्जर्व किया है कि आपके इंडिया के 1 लाख रुपए तो बनते हैं। हाँ, जो कि एक इंडिविजुअल सिंगल बंदे के लिए बहुत है ना। अच्छा, पैसा कम आप पार्ट टाइम से कमा सकते हैं? हाँ, पैसा भी आपकी जॉब भी लगती है, किसी भी सेक्टर में ले लो आप, मतलब अच्छा। ना आप गाड़ियाँ ठीक करते हो, वो भी वही सिचुएशन, आप खाना बनाते हो वो भी सिचुएशन। तो मैं मेरे सेक्टर का बता सकता हूँ, क्योंकि इंडिया में ना जो होटल्स हैं मतलब बड़े बड़े, वो सैलरी कम देते हैं, मतलब आप मान के चलो काफ़ी कम है, मतलब ना, मतलब लेकिन आप इंडिया में सर्वाइव कर सकते हो। मतलब जैसे इंडिया में तो अपना घर होता है, हाँ, अपने आने जाने का कम्यूटिंग भी सस्ता है, घूमने खाना वाना भी परिवार के साथ हो जाता है। राइट। तो आप बस मतलब ये मैं बताना चाहता हूँ, लोगों की यही दिक्कत आती है कि रिस्क लें या ना लें। मतलब क्या आप क्या सजेशन करोगे कि मतलब यहाँ पे आए, उन्होंने मेहनत करी, पढ़ाई करी, तो उनके एक्सपेक्टेशन से हिसाब से खड़ा हो पाएगा? 100% हो पाएगा, 100%। ग्रोथ, सैलरी, एक्सपीरियंस, मतलब कुछ इंडस्ट्रीज़ ऐसी हैं जिसमें जापान का जो ये एक्सपीरियंस है ना, वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। फॉर एग्जांपल अगर आप ऑटोमोबाइल में हो या रोबोटिक्स में हो, हाँ, या फिर मेरी फील्ड में हो, होटल मैनेजमेंट। हाँ, होटल मैनेजमेंट एज एन जापानीज़ खाना जापान में आके सीखना एक बहुत बड़ी बात है। तो अभी तक मैं तो किसी को नहीं जानता हूँ जिसने ऐसा किया हो। जैसे आपने 2 साल की अभी जापानीज़ पढ़ ली, तो आपको 2 साल हुए हैं ना अभी जापान में? हाँ। तो अब आपने इसके बाद क्या है आपका? अब मैं यहाँ पे एक्चुअली सुजी कलनरी इंस्टीट्यूट मैं फ़िलहाल पढ़ता हूँ 1 साल। सुजी कलनरी इंस्टीट्यूट, तो इट्स अ कुकिंग स्कूल। कुकिंग स्कूल है? अच्छा, कुकिंग स्कूल है, तो जापान का पहला कुकिंग स्कूल है। और आई थिंक प्योर जो जापानीज़ कुजीन जहाँ पढ़ाई जाती है, वो ये पहला एक इंस्टीट्यूट है। हाँ। किसको 65 साल हो गए ना? हाँ, 65 ईयर्स पुराना है और काफ़ी रेप्यूटेड है। मतलब अगर आप यहाँ पे किसी से बात करोगे तो आपको बताएगा। सो भाई से मैं मिला ही इस वजह से हूँ कि भाई आज तक कोई भी सेनमोन गाक्को है ना, कोई भी सेनमोन गाक्को नहीं मैंने सुना था कि जो कुकिंग सिखाता है। तो भाई ने जापानी 2 साल जापानी पढ़ने के बाद कुकिंग सेनमोन गाक्को ज्वाइन किया है और अपनी स्किल्स को और ज़्यादा अच्छी कर पाए और यहाँ पे जॉब भी ले पाए। बिल्कुल। तो मतलब भाई आपका मोटिव क्या है यहाँ पे? मतलब जॉब करनी है या ये? हाँ, एक्चुअली जॉब करनी है। सीखने का तो कोई मतलब नहीं है। आप मतलब आपने भी जैसे कॉलेज पढ़ा होगा, तो आपने भी ये चीज़ ऑब्जर्व की होगी, वो आपको एक बेसिक फंडामेंटल देते हैं, लेकिन आपकी जो प्रैक्टिस है, आप सही गलत करने का फैसला है या फिर ना आपका जजमेंट है, वो काम करने से आता है। यहाँ पे कुछ साल काम कर इंडिया मूव करके अपने खुद का अगर पॉसिबल है तो अपना खुद का रेस्टोरेंट खोलना या फिर होटल्स में काम करना, मतलब ऐसा प्लान है। लेकिन पहले सीखना है, मतलब स्किल इंप्रूव करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो ही आपको पैसे देने वाला है एट द एंड। सो भाई एक चीज़ है, तो मतलब आप जॉब हंटिंग कैसे करोगे? जॉब हंटिंग मेरा कॉलेज एक्चुअली मेरे लिए करता है।
तो मतलब मेरे को पर्सनली ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, जॉब हंटिंग आपका कॉलेज खुद करके देगा? खुद करता है। आप मैंने जिस रेस्टोरेंट में मुझे जाना है, मैंने उसका नाम ऑलरेडी मतलब उनके फॉर्म्स में लिख के दे रखा है। करियर गाइडेंस है। करियर गाइडेंस, वो एक डिपार्टमेंट है, करीबन 15-20 जनों का। अच्छा, जिनका काम ही यही है। अच्छा, वो आपको नौकरी ढूंढ के देते हैं? क्योंकि वो कॉलेज में बहुत सारे कोर्सेज हैं, मतलब पेस्ट्री है, 3 साल का कोर्स है, चाइनीज़ क्विजीन है, फ्रेंच क्विजीन है, अच्छा, बहुत जापानीज़ है, बहुत सारे, मतलब 3 बड़े बिल्डिंग्स में बना हुआ है वो। आप कौन सा कोर्स कर रहे हो? मैं जापानीज़ कर रहा हूँ। 2 साल का? 1 साल का। 1 साल का, अच्छा। सो भाई ये बहुत अच्छी चीज़ मुझे ये पहली बार सुनने में आई है कि कोई कॉलेज ढूंढ के, मतलब खुद ही आपको बस नाम लिख के देना है और वो कॉलेज जाके अप्रोच करे। मेरा कॉलेज का नाम है टोक्यो इंटरनेशनल बिजनेस कॉलेज, और वो टोक्यो में पिछले, आप सर्च मार सकते हो, पिछले 7 साल से नंबर 1 है। मतलब वो हमेशा अवार्ड जीतता है एज अ फॉरेनर, जो भी टॉप लेवल में वो नंबर 1 है। और इन हमारी याक्यू की टीम भी है बेसबॉल की, तो आप सर्च मार सकते हो, आ जाएगा उसमें। सो वो भी हमें बहुत सारे रेस्टोरेंट, मतलब कुछ भी होटल्स, रेस्टोरेंट हमारी नौकरी में मदद करता था, बट ढूंढ के नहीं देता था, बस हमको मिला देता था कि आप ये यहाँ पे जाके आप इंटरव्यू दे लो। पर ऐसे नहीं कि सबको, कुछ बहुत ही रेयर केस में जिनके साथ उनकी ज़्यादा अच्छी बॉन्डिंग है। बट भाई के केस में थोड़ा अलग है। भाई का जो कोर्स है वो थोड़ा प्रोफेशनल टाइप का अलग सा कोर्स है। तो भाई उसमें क्या करते हैं, अपने जो भी इनको जाना है उसका नाम लिख के दे देते हैं और वो कॉलेज वाले खुद उनको अप्रोच करते हैं। नहीं भाई, वैसा है, लेकिन उसके पहले वो आपसे बहुत सारी तैयारी करवाते हैं। तो भाई इस लाइन में है, होटल मैनेजमेंट वाले जो भी देख रहे हैं, अगर उनको अपना करना है कुछ आगे, मतलब जापान में पढ़ाई करनी है और ठान ही रखे कि आना ही आना है, तो भाई की आप बातें सुन सकते हो। भाई आपको कांटेक्ट भी कर सकते हैं कोई? हाँ बिल्कुल। तो भाई को आप कांटेक्ट भी कर सकते हो, बट भाई को परेशान मत करना। नहीं ऐसा हाँ। कुछ नहीं यार, अभी तो फ्री बैठे हैं यार। हाँ, तो भाई को मैसेज करके पूछ सकते हो होटल मैनेजमेंट के बारे में। भाई और कुछ कोई जानकारी अगर आप देना चाहो कि मतलब क्या क्या चीज़ें, तो भले ही प्रैक्टिकल नॉलेज को आता है, बट लैंग्वेज मेन है। लैंग्वेज तो है, वो बहुत बड़ा बैरियर है ना, मतलब बैरियर है। अच्छा तो मतलब भाई ये बहुत मेन क्वेश्चन था, मैं पूछने वाला था कि मतलब जैसे आप सजेस्ट करते हो, जैसे कोई इंडिया में बैठा है और वो जापान आना चाहता है, और मतलब जापान में आपके कॉलेज में पढ़ना चाहता है, तो वो डायरेक्ट अप्लाई करे या लैंग्वेज अच्छे से सीखने के बाद अप्लाई करे? ओके, जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे को भी ऐसा लगता है। अगर आप ऐसा सर्च करोगे इंटरनेट पे कि लर्न जापानीज कुजीन इन जापान, तो ये कॉलेज का नाम सबसे ऊपर आता है। अच्छा, ठीक है। फिर मैंने क्या किया कि इनको मेल डाली और इन्होंने मुझे ब्रोशर्स भेजे। अच्छा। तो अब मैं आता हूँ आपके पॉइंट पे कि मतलब जब आप ब्रोशर खोलोगे तो पहली बात तो जापानीज में लिखा है, लेकिन अगर आप गूगल ट्रांसलेट यूज़ भी कर लोगे तो जो इनका मेन क्राइटेरिया आता है ना, तो अगर आप फॉर एग्जांपल आप इंडिया से हो, जैसे आपका क्वेश्चन है कि अगर आप इंडिया से हो तो उनको N2 चाहिए। अच्छा, N2 मस्ट है? N2 मस्ट है, तब जाके आप इनका एंट्रेंस बैठ पाओगे। तो मतलब आप N2 क्लियर हो? नहीं, ये चीज़ थोड़ी सी चेंज हो जाती है। अगर आप जापान में हो और जापान से आप अगर अप्रोच करते हो इन्हें, तो इनको चाहिए कि आपने 1 साल जापान में जापानीज़ पढ़ी हो। तो ये जो मैंने आपको 2 चीज़ें बताई, ये जो क्राइटेरिया है, ये इनके एग्जाम में बैठने के लिए, ये मतलब आप ओके नहीं होते हो। अच्छा, तो ये इनके एग्जाम में बैठने के लिए, क्योंकि जो इनका एग्जाम का पेपर है वो N2 लेवल का है। फिर उसके बाद ऑलमोस्ट हाफ एन आवर जैसा इंटरव्यू कि क्यों आना है, ये है। तो मेरे बहुत अच्छे टीचर थे ताकामात्सु में, लैंग्वेज टीचर। हाँ, तो उन्होंने मेरी प्रिपरेशन कराई थी यहाँ आने के लिए। उनका भी नाम मिस सूजी है। अच्छा। तो उन्होंने बहुत अच्छी प्रिपरेशन कराई थी, उन्होंने ही कांटेक्ट किया, मेरे फॉर्म्स भरवाए, मेरी बहुत हेल्प की। अच्छा, मतलब जापानीज़ टीचर ने हेल्प की? हाँ, तो उन्होंने सो बेसिकली आपका बोलने का मतलब है कि अगर जापानीज़ नहीं आती तो जापान में डायरेक्ट एडमिशन लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप समझ नहीं पाओगे ना। मैंने 2 साल पढ़ी, मुझे अभी भी प्रॉब्लम्स आती हैं, तो मेरी डिक्शनरी हमेशा ऑन ही रहती है फ़ोन पे। अच्छा। और मैं कंटिन्यूसली सर्च करता रहता हूँ कि मतलब ना कि मैं कहाँ मिस कर रहा हूँ। सो भाई ये बहुत मेन पॉइंट है कि अगर आपको जापानीज़ नहीं आती तो आप प्लीज़ ऐसी चीज़ें मत करें कि आपको आगे जाके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। हाँ, अगर इंग्लिश में कोर्स है तो आप ज़रूर उसको एक बार को अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि साइड बाय साइड आप जापानीज़ खुद पढ़ के अपनी स्किल्स को अच्छी कर सकते हो। सो भाई एक चीज़ और आपसे बहुत इंपॉर्टेंट मैं पूछना चाहता हूँ, जैसे अभी आपका 1 साल बचा है और मतलब ऑलमोस्ट 1 साल का कोर्स है, तो 1 साल आपका स्टार्ट हो गया। तो जैसे आप अभी जॉब शुशोकुकात्सु करोगे, जो जॉब ढूंढोगे, उसमें आपको जापानीज़ लेवल कौन सी चाहिए होगी जॉब के लिए? एक्चुअली लेवल से लेना देना फिलहाल तो नहीं है, जैसे मेरी फील्ड में नहीं है। अगर कोई ऐसी फील्ड है, जैसे आपकी फील्ड है, आपकी सेल्स की फील्ड है, आपको बात करनी है, आपको डॉक्यूमेंट साइन करने हैं,
तब आई गेस आपको लगेगा। बट मेरे केस में मेरे पास N3 है, मैंने N2 पढ़ रखा है। मतलब हाँ, आप बोल रहे हो कि N3? हाँ, N3 इनफ है चीज़ें समझने के लिए, क्योंकि मैंने ये कोर्स कर लिया है। तो आई गेस ये चीज़ मुझे बेनिफिट करने वाली है। और जापान में 3 साल भी होने वाले हैं। हाँ, तो मतलब मैं डेफिनेटली दूंगा, क्योंकि मैं मेरे साइड से क्लियर रहना चाहता हूँ कि N2 लेके या फिर अप्रोच करना ज़्यादा बेटर है। उससे अच्छा, मेरी नॉलेज भी बढ़ेगी और मतलब उनको भी दिख जाएगा कि मतलब ना। अच्छा, सो भाई बेसिकली ओवरऑल ये मतलब है कि भाई सिर्फ HM ही नहीं, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर जब इंडिया में है और अगर जॉब पाना चाहते हैं, एटलीस्ट N3 तो आपका होना ही होना चाहिए और जापानीज स्किल्स होनी चाहिए बहुत अच्छी, तब जाके आप किसी जॉब को ले पाओगे। और मैं आपको बहुत पेन पॉइंट बता रहा हूँ कि भाई ने इतने 2 साल अपने आप को रगड़ा है। मैं पता है कि कैसे उन्होंने काम करा होगा, यहाँ तक पहुँचेंगे तो उन्होंने बहुत मेहनत करी है, तब जाके आज वो यहाँ पर आए हैं। सो भाई मेन चीज़ आपकी जॉब नहीं होगी। फाइनल कभी मत सोचो कि फाइनल हम जैसे इंडिया अगर खेलने से पहले अगर वो यही पूछ रहे कि फाइनल में अगर जीतेंगे तभी खेलेंगे, तो फिर कोई तो फ़ायदा नहीं है। तो जॉब का भाई मत देखो, जॉब आपकी तब लगेगी जब आपकी आपने कुछ मेहनत करी होगी, जापानीज़ लेवल अच्छी होगी। तो पहले वो प्रोसीजर को पूरा करो, तब जाके जॉब के ऊपर सोचो। सो भाई एक चीज़ और, जैसे आप कितने चांसेस है आपकी जॉब लग जाएगी? मैं तो होप कर रहा हूँ कि 100% चांसेस है। अच्छा, मतलब लेट्स सी, क्योंकि अच्छे कॉलेज में एडमिशन लिया है और जब भी प्रैक्टिकल टेस्ट होते हैं मैं बहुत अच्छा परफॉर्म करने का ट्राई करता हूँ, रिजल्ट भी अच्छे आ रहे हैं। तो आप तो पहले फॉरेनर होंगे इंडियन? मैं पहला इंडियन ही हूँ पूरे कॉलेज में। स्टार्टिंग। चलो होप कि आपकी जॉब जल्दी लग जाए। सो भाई आपकी फ़ीस कितनी है? मेरी फ़ीस कितनी है? हाँ मेरी फ़ीस है यार ऑलमोस्ट 220 मान। 220 मान एक साल की, मतलब 22 लाख येन। 22 लाख यार भाई की फ़ीस है 22 लाख येन एक साल की, बाप रे। तो भाई 22 लाख येन आपकी फ़ीस है, तो आप ये दोगे कैसे? देंगे यार, देंगे, बिल्कुल देंगे। मैनेज करके कैसे दोगे? मतलब थोड़ा घर से हेल्प, थोड़ा खुद से। अच्छा, मतलब घर से भी हेल्प? हाँ बिल्कुल मिल जाएगी ना, क्या प्रॉब्लम। मतलब लेनी पड़ेगी यार, वो कोई ऑप्शन नहीं है। तो मतलब फिलहाल एक्चुअली कोरोना की वजह से थोड़ा जॉब वॉब का सीन भी थोड़ा ऐसा यहाँ पे डामाडोल है। पार्ट टाइम ना? पार्ट टाइम का सीन भी थोड़ा डामाडोल है, लेकिन हो जाएगा, ऐसा कुछ है नहीं मतलब। सो भाई एक चीज़ बताओ, जैसे पार्ट टाइम से खुद एक नॉर्मल एवरेज पूछ रहा हूँ, कितने येन आप खुद कर पाओगे 22 लाख के अंदर? यार डिपेंड करता है। अभी मैंने स्टार्ट किया नहीं, मतलब मैंने समझ लो कि 22 में से 8 दे दिए ऑलरेडी, घर से लेके। 8 मान? हाँ, घर से लेके दिए। तो अगर कुछ नहीं भी होता है तो सब घर से देके मैं रिटर्न कर सकता हूँ, ऐसा कुछ ऐसा। अच्छा, मतलब आपके ये बोलने का, तो वैसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो भाई देखो भाई, थोड़े पैसे घर वाले घर से हैं, ऐसा कुछ नहीं है भाई। अब मतलब एक चीज़ बता रहा हूँ कि 22 लाख येन का मतलब बहुत ज़्यादा होता है। मतलब इंडिया के हिसाब से 16-17 लाख रुपए हो गया। हाँ, तो भाई 16-17 लाख रुपए देने के लिए भी आदमी को गूदा चाहिए। हाँ वो तो है यार। तो भाई अब मैं बस ये देख रहा हूँ भाई, देखो भाई बहुत मेहनत कर रहे हैं, 22 लाख रुपए मतलब खर्च कर रहे हैं, तो मेरे को भी इतनी 100% तो मैं भी 99% तो मैं भी श्योर हूँ कि इनकी जॉब लगेगी, क्योंकि कोई भी कॉलेज इतनी फ़ीस लेता नहीं है बेसिकली। तो मतलब इतनी फ़ीस ले रहा है तो जॉब लगा के ही देगा, मतलब ये है कॉलेज में। और उस कॉलेज में घुसना भी इतना आसान नहीं होगा मुझे लगता है। वो तो है। सो भाई मैं वो एक चीज़ आपको बोलना चाहूँगा कि देखो, माँ बाप के पैसे या खुद भी आप कमा के अगर दो, भाई मेहनत बहुत बड़ी चीज़ होती है, मेहनत करो। नहीं बिल्कुल यार, मेहनत के बिना तो कुछ भी नहीं है ना। हम यहाँ तक पहुँचना मतलब बहुत डिफ़िकल्ट टास्क अभी तो है, मतलब मुझे मेरे पर्सपेक्टिव से तो बहुत डिफ़िकल्ट लगता है ना, क्योंकि मतलब मैं कर सकता हूँ तो फिर कोई भी कर सकता है, ये भी बात एक ट्रू है। लेकिन मतलब मेरी स्टोरी में ऐसा हुआ है कि कोई गाइड करने के लिए नहीं है, तो मैं खुद ढूंढता आया हूँ, समझ रहे हो? मतलब अगर मैं ये चीज़ें किसी को एक्सप्लेन कर दूँ, फॉर एग्जांपल आपको बता दूँ सबकी, आपको अगर जापान में आके कुकिंग सीखनी है और आपको यहाँ पे आके शेफ़ बनना है, और आपको इतना बड़ा प्रोसेस समझा दूँ कि आपको पहले 6 महीने इंडिया में जापानीज़ पढ़नी है, फिर आपको एक एग्ज़ाम लिखना है, फिर आपको 2 साल यहाँ आना है, अपनी नहीं तो फिर वैसा है कि मतलब आपको मैं बताता जाऊँ कि फिर ये करना है, फिर 15 लाख भरने, तो आप खुद अभी से बैग घूम जाओगे, अभी से घूम के चल दो कि भाई नहीं करना है, कुछ और करेंगे। अब मेरे केस में ये हुआ है कि मैं खुद ढूंढता अच्छा ये भी करना है तो ये भी करना है, तो ये मेरी फाइंडिंग्स हैं। तो इसलिए मैं मतलब ऑप्शन किसी के पास भी है कि वापस चलो, हो गया। लेकिन बात वैसी है कि मतलब अब यहाँ तक आने के बाद मतलब आई कांट टर्न बैक, राइट? ये एक बड़ा रीज़न है, समझ रहे हो? अब वो करने निकले हैं तो करके ही जाएंगे, वैसा है। सो भाई का
बोलने का मतलब ये है कि देखो, जब ये मत सोचो कि आपको कहाँ पहुँचना है और रास्ता क्या कैसा आएगा, कठिन आएगा, क्या आएगा। आप बस उस रास्ते को एक बार पकड़ लो, वेज अपने आप खुलते जाएंगे। और बहुत बड़ी चीज़ भाई ने बोली कि अगर कुछ चीज़ में हाथ डाल दिया और वहाँ तक बीच तक पहुँच गए और फिर भी आप अगर देखो ऊपर तो बोले यार अभी तो बहुत दूर है, तो भाई पीछे मत मुड़ो। नहीं तो भाई पीछे मत मुड़ो भाई। ये बात, भाई की बात मुझे बहुत प्यारी लगी। तो वैसा है कि मतलब ये टाइप का वीडियो जो इन्फॉर्मेशन है ये मुझे भी नहीं मिली, तो मैं भी मतलब ऐसा ट्राई कर रहा हूँ अपने एंड से कि आपको बेस्ट इन्फॉर्मेशन दे पाऊँ। मतलब डराने के लिए नहीं है, बट ये इम्पॉर्टेंट है मतलब जान लेना कि मतलब ना आप कि पानी कितना गहरा है। क्योंकि फिर वैसा है कि मैं यहाँ पे अकेला आया, मेरे सारे फ्रेंड्स दूसरे सिटीज़ में रहते हैं, है ना, मतलब वो ताकामात्सू में रहते हैं, कोई कहीं और चला गया, कोई इंडिया चला गया। तो मैं तो ये भाई को, अमित भाई को 1 महीने से मैं अकेले ही हूँ। मैं यहाँ पे अकेले ही रहता हूँ, अकेले ही कॉलेज जाता हूँ, अकेला ही सब कुछ, कोई भी फ्रेंड है नहीं। अच्छा। और इनको मैं मिला तो ये पहला इंडियन है जो मुझे 1 महीने बाद मिल रहे हैं। तो मतलब वैसा है कि आप कभी जर्नी में आप अकेले भी पड़ जाते हो तो इट्स ओके, मतलब आपको फिगर आउट करना पड़ेगा ना, अपना टाइम पास करना, पढ़ के, अच्छा खाना बना के, मूवीज़ देख के, कैसे भी आपको करना पड़ेगा। आप ऐसा एक ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स लेके हमेशा नहीं घूम पाओगे, मतलब वो एक चीज़ आएगी कभी ना कभी ना। सो बेसिकली भाई का बोलने का मतलब है कि भाई देखो कभी डरो मत। जो अगर भाई कर सकते हैं, अगर मैं थोड़ा बहुत कर सकता हूँ और अगर कोई भी कर सकता है तो भाई आप लोग कोई भी कर सकता है। नहीं हाँ, करना बड़ी बात नहीं, डिसाइड करना और पीछे ना मुड़ना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ भाई मैं सच बताऊँ, मैं तो 7th में, सबसे पहले मैं 7th क्लास में फ़ेल हुआ था और 12वीं क्लास में 2 बार फेल हुआ था। उसके बाद पढ़ाई छोड़ दी थी और जापान आने के लिए ओपन से पेपर भर के थोड़ा कुछ करके फिर जाके आया हूँ मैं। तो भाई अगर मैं कर सकता हूँ तो मेरी मम्मी खुद कहती है अगर मैं कर सकता हूँ तो पूरी दुनिया कर सकती है। कोई भी कुछ भी कर सकता है, ऐसे वो कोई बात नहीं है यार। तो भाई आप लोग भी बहुत अच्छा है, इनका एग्जाम्पल लेके कर सकते हो। और बाकी भाई के घर का बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा है, कैसे रहते हैं। अभी तो स्टूडेंट है भाई, तो स्टूडेंट कैसे रहते हैं और कितना उनका खर्चा होता है, कितना उनको खाने का खर्चा लगता है, बाकी बिल, बिजली का बिल कितना आता है, पानी का बिल कितना आता है, आज आपको सब बताते हैं। और भाई का हाथ का आज खाना खाते हैं क्योंकि भाई इतने बड़े बड़े रेस्टोरेंट होटलों में काम कर रखा है, तो भाई का हाथ का खाना खाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ज़रूर। तो भाई कुछ बोलना है आपको? हाँ, बाकी आगे एक काम करते हैं, आगे के वीडियो में मिलते हैं, तब आगे डिस्कस करते हैं, ज़्यादा कंफर्टेबल रहेंगे। भाई के एप्पल वॉच, अरे एप्पल वॉच क्या है यार, क्या है एप्पल वॉच? कुछ नहीं, कोई भी खरीद सकता है भाई, यहाँ पे जापान है ये। अच्छा चलो ठीक है भाई, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, मतलब नेक्स्ट वीडियो में थोड़ी देर में मिलते हैं। तब तक के लिए भाई टेक केयर और मिलते हैं थोड़ी देर में। चलो बाय। सो भाई जब आप जापान आने का सोच रहे थे तो मतलब कितने साल के थे आप? ऑलमोस्ट अराउंड 26 साल कह सकते हैं, 26 ईयर्स ओल्ड। अच्छा, मतलब जॉब करने के बाद मतलब साथ आपने 26 साल की उम्र में जापान आने का सोचा। सो भाई आपने 26 साल की उम्र में जापान आने का सोचा, जब लोग शादी का सोचते हैं 27-28 में। सो आपने कभी सोचा नहीं मैं कि रिस्क ले रहा हूँ, क्या होगा आगे का? यार सोचने वाली बात, मेरा मतलब मैं दूसरे डायरेक्शन में सोचता था, मतलब एक 2 साइड हो गए ना, मतलब एक ये साइड है कि मतलब रिस्क ले रहा हूँ और ये है वो है फलाना ढिमका। दूसरा साइड ये है कि यार स्किल भी सीखना ज़रूरी है ना, मतलब इतना बड़ा ये जर्नी ट्रैवल की है, इतना सीखा है, इतना पढ़ा है, तो अब हम नहीं जाएंगे तो फिर किसी को आप पीछे कैसे बताएंगे किसी को? कौन देख के ऐसा मोटिवेट होगा? या हमें तो कोई आगे था नहीं ना, तो हम पीछे देख के किसी को गाइड तो कभी कर नहीं पाएंगे। सो मतलब आपको बोलने का मतलब कि लाइफ में ग्रो करना है तो आपको आगे बढ़ना चाहिए। हाँ, क्योंकि मतलब मैं एक्चुअली पढ़ता था बहुत सारी चीज़ें, मतलब यू नो जापान में कुजीन के बारे में, शेफ्स के बारे में, तो मतलब यहाँ पे डॉक्टर बनना ज़्यादा आसान है शेफ़ बनने से। अगर आप अप्रेंटिसशिप करने चले गए जहाँ पे वो हाथ से सुशी बनाते हैं जैसे रेस्टोरेंट्स में, आपको 3 साल तो नाइफ छूने नहीं देंगे वो लोग। अच्छा, चावल धोने हैं 3 साल, चावल धोने हैं, चावल धोने तो ये मास्टरी वैसी, मतलब इनकी रिस्पेक्ट भी डॉक्टर्स जैसी है। हमारे इंडिया जैसा नहीं है कि कोई हलवाई बोल देगा या फिर कोई कुछ बोल देगा। तो यहाँ पे बहुत रिस्पेक्ट है मतलब ना उस प्रोफेशन को। सो भाई ने बताया कि 3 साल तक चावल धोने पड़ते हैं। मतलब भाई का एक एग्जाम्पल है कि मतलब पहले आपको ऐसे नॉर्मल यहाँ पे शेफ़ नहीं बन पाते, बट सैलरी पूरी मिलती है भाई, सैलरी पूरी मिलती है, चाहे चावल दो चाहे कुछ बोलो, सैलरी टाइम से मिलेगी। मगर भाई देख लो कि होटल मैनेजमेंट
करना मजाक नहीं है जापान में, मगर मेहनत करोगे तो कुछ भी मुश्किल नहीं है, सब हो जाएगा। तो भाई कहने का मतलब यह है कि आप सेटिस्फाइड हो या नहीं सेटिस्फाइड? मैं तो बहुत सेटिस्फाइड हूँ यार। मतलब मैं पहला बंदा हूँ जो मतलब इतना डीपली घुस के ऐसा, ये एक तरीके की रिसर्च समझ लो यार आप। मतलब एक छोटे बच्चे की तरह नई नई चीज़ें रोज़ मिलना, रोज़ नया कुछ मिलना, रोज़ का नया वर्ड सीखना, नए नए टेक्निक सीखना। तो ये बियॉन्ड यू नो इमेजिनेशन था, मुझे नहीं पता था ये सब ऐसा भी होता है। यहाँ आने के बाद तो मतलब मैं बहुत सारी चीज़ें फिगर आउट कर रहा हूँ जो मुझे पता भी नहीं थी कि ऐसी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। सो मतलब ओवरऑल बोलने का मतलब आप बहुत सेटिस्फाइड हो? हाँ, मतलब सीखने के लिए मिल रहा है इंसान को, और क्या चाहिए। मतलब जो चीज़ करने आए थे वो हो रहा है यार प्रोसेस में।